नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को शामिल किया। भारत और चीन के बीच वरिष्ठ सैन्य स्तर की 9वें दौर की बातचीत आज वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मोल्डो में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख की झांकी शामिल होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड के विरुद्ध संघर्ष में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज गोवा में समापन और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुवाहाटी में करीब 28 लाख केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया। ये योजना उन राज्यों में शुरू की गई है जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है। इसके तहत लगभग 10 लाख CAPF के जवान और अधिकारी और 50 लाख के आसपास कुल मिलाकर उनके परिवार परिजन, ये 50 लाख लोगों को कहीं पर भी देश के अंदर 24,000 अस्पताल के अंदर आप सिर्फ कार्ड लेकर उसको स्वैप कर आप आपके परिजनों का इलाज करा सकते हो। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार ने उनके लिए आयुष्मान भारत CAPF योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कैशलेस आयुष्मान भारत योजना से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। सभी CAPF के कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा और हर साल CAPF के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और हर तीसरे साल इनके सभी परिजनों के स्वास्थ्य की भी चिंता हम करने वाले हैं। और आपका हेल्थ कार्ड कहीं पर भी लेकर जाओगे तो आपके हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सीधी अस्पताल के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सुरक्षाकर्मी अपने परिवारों के साथ एक साल में कम से कम 100 दिन गुजार सकें। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय सुरक्षा बलों की कार्यस्थिति बेहतर बनाने के उपाय कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के कोकराझार में पहले बोडोलैंड क्षेत्र BTR समझौता दिवस के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, BTR के प्रमुख प्रमोद बोरो और अन्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस समझौते पर पिछले वर्ष 27 जनवरी को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्वी लद्दाख सीमा पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच आज 9वें दौर की सैन्य वार्ता होगी। कमांडर स्तर की ये वार्ता वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन के मोल्डो में होगी। ये वार्ता 2 महीने से भी अधिक के अंतराल पर हो रही है। दोनों पक्षों के बीच 8वें दौर की वार्ता पिछले वर्ष नवंबर में हुई थी। पिछले वर्ष मई से ही भारत और चीन के सैनिक कई जगहों पर आमने सामने डटे हैं। इनमें पैंगोंग झील, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग के मैदानी इलाके शामिल हैं। दोनों देशों के बीच अब तक की सैन्य वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम के शिवसागर में रंगा पाथर में 1,06,000 भूमि पट्टों और आवंटन प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राज्य के मूल निवासियों को पट्टा और आवंटन प्रमाण पत्र जारी करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि जमीन के पट्टे मिलने से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। जमीन पर कानूनी हक जल्द से जल्द मिल सके। जमीन का पट्टा मिलने से मूल निवासियों की लंबी मांग तो पूरी हुई है। इससे लाखों लोगों का जीवन स्तर बेहतर होने का रास्ता भी बना है। अब इनको केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी अनेक योजनाओं का लाभ मिलना भी सुनिश्चित हुआ है, जिनसे हमारे ये साथी वंचित थे। अब ये साथी भी
असम के उन लाखों किसान परिवारों में शामिल हो जाएंगे जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हजारों रुपयों की मदद सीधी बैंक खाते में भेजी जा रही। अब इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और किसानों के लिए लागू दूसरी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि के अधिकार मिलने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की सरकार की नीति से क्षेत्र में शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना सभी महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि रेल और विमान संपर्क सुविधा का विस्तार भी सरकार की प्राथमिकता है। असम में जैसे जैसे रेल और एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएं बेहतर हो रही है, वैसे वैसे यहां उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आधुनिक टर्मिनल और कस्टम क्लियरेंस सेंटर का निर्माण हो, कोकराझार में रूपसी एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, बोंगई गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो, ऐसी सुविधाओं से ही असम में औद्योगिक विकास को नया बल मिलने वाला है। सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक कोविड के 15,37,000 से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या लगभग नगण्य है। श्री अगनानी ने कहा कि अब तक 6 लोगों की मौत की रिपोर्ट है और इनमें से कोई भी मौत टीकाकरण की लापरवाही से जुड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख डॉक्टर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और उन्हें टीके लगे हैं। दिल्ली में कल 197 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,33,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि अभी तक 6,21,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 10,799 हो गई है। बिहार में कल 12,351 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 75,978 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है और किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन के दुष्प्रभाव की खबर नहीं है। बिहार में अब तक 2,55,771 लोग कोरोना से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोरोना रोगियों की संख्या लगातार घट रही है। फिलहाल प्रदेश में 2,548 लोगों का अस्पतालों में कोरोना का इलाज चल रहा है। राज्य में कोरोना से मुक्त होने की दर 98.45% है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.63% अधिक है। गुजरात में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वस्थ होने की दर अब 96.39% हो गई है। कल 31,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कल 31,116 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 78,319 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 423 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक संक्रमण के 2,58,687 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,49,352 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 702 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। संक्रमण के 85 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 92 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 4,960 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 50 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल एक मरीज की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,375 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में कल 902 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से सर्वाधिक 527 संक्रमित बेंगलुरु शहरी जिले से हैं। कल कर्नाटक में कोरोना से 3 मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 12,193 हो गई है। फिलहाल प्रदेश में 7,342 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अवकाश के कारण बेंगलुरु शहरी जिलों को छोड़कर राज्य के इस शनिवार और रविवार को टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। कल बेंगलुरु शहरी जिले में 3,669 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। इस जिले में 10,065 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। नागालैंड में कोविड संक्रमण के 4 नए मामलों को मिलाकर वहां कुल मरीजों की संख्या 12,076 हो गई है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दीमापुर में 4 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए। इस समय वहां संक्रमण के 104 सक्रिय मामले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत से मिल रही निरंतर सहायता के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। एक ट्वीट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि हम एक साथ मिलकर और एक दूसरे से सूचनाएं साझा कर इस वायरस को रोक सकते हैं और लोगों के जीवन तथा आजीविका को बचा सकते हैं। भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र तथा ब्राजील और मोरक्को जैसे अन्य देशों में वैक्सीन भेज रहा है। दक्षिण अफ्रीका को भी जल्द ही वैक्सीन भेजी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का ये ट्वीट वैक्सीन के लिए भारत को धन्यवाद देने के ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो के ट्वीट के बाद आया। श्री बोल्सोनारो ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से लड़ने में भारत जैसे महान भागीदार देश के साथ काम करना सम्मान की बात है। भारत ने हाल ही में ब्राजील को कोविशील्ड की 20 लाख वैक्सीन भेजी है। भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव को 32 लाख से भी अधिक खुराकें भेजी हैं। भारत ने मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स को भी निःशुल्क दवा भेजी है। इसके बाद श्रीलंका और अफगानिस्तान को वैक्सीन भेजी जाएगी। बांग्लादेश में कोविड टीकाकरण अभियान 27 जनवरी को आरंभ होगा। बांग्लादेश को गुरुवार को भारत से कोविड टीके की 20 लाख खुराक की पहली खेप की सहायता मिली है। बांग्लादेश सरकार बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के तहत जल्द ही उसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके की 3 करोड़ खुराक भी मिलने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट से कोविड टीके की 50 लाख खुराक की पहली खेप भी कुछ दिनों में बांग्लादेश पहुंचने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि देश के 9 राज्यों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया है कि 12 राज्यों में कौवों, प्रवासी और जंगली पक्षियों में भी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और केरल के बर्ड फ्लू प्रभावित इलाकों में नियंत्रण अभियान चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि मुआवजे का भुगतान केवल उन मुर्गी पालकों को किया जाता है जिनकी मुर्गियां अंडे और मुर्गी चारा राज्य द्वारा एक्शन प्लान के अनुसार समाप्त किए जाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को शामिल किया। भारत और चीन के बीच वरिष्ठ सैन्य स्तर की 9वें दौर की बातचीत आज वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मोल्डो में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख की झांकी शामिल होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड के विरुद्ध संघर्ष में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज गोवा में समापन और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख की झांकी भी देखने को मिलेगी। इसमें ऐतिहासिक थिकसे बौद्ध मठ को दर्शाया गया है जो लेह जिले की पहाड़ी पर स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में है। गणतंत्र दिवस की झांकी में लेह के पास हानले में स्थित भारतीय वेधशाला भी प्रदर्शित की जाएगी, जहां ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा किरणों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप स्थल है। लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने के
लक्ष्य को भी झांकी में प्रमुखता से उजागर किया जाएगा। इस वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। इसके अलावा कई मंत्रालय और 3 सशस्त्र बलों की प्रस्तुतियां भी होंगी। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। गोवा में चल रहा 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के बावजूद 9 दिन से चल रहा ये महोत्सव काफी सफल रहा। हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री जीनत अमान समापन समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो भी मौजूद रहेंगे। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को दिया जाएगा। समापन समारोह में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विजेताओं की भी घोषणा की जाएगी। इस महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विस्टोरियो स्टेरेरो को देने की घोषणा की गई है। महोत्सव में कई विषयों पर फिल्में दिखाई गई। इनमें भारतीय पैनोरमा की क्षेत्रीय भाषा की फिल्में भी थीं। अन्य वर्गों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, बहुरंगी कार्यक्रम, विश्व पैनोरमा और अन्य विशेष फिल्मों का प्रदर्शन शामिल था। विश्व के देशों की श्रृंखला में इस वर्ष का महोत्सव बांग्लादेश पर केंद्रित था। पणजी, गोवा से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये दिवस भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और बालिकाओं का अनुपात कम होने के मुद्दे पर काफी ध्यान दिया है। सरकार ने जनवरी 2015 में बालिकाओं का अनुपात कम होने के मुद्दे को दूर करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था। श्री मोदी ने कहा था कि समाज को बेहतर बनाने के लिए बालकों और बालिकाओं के बीच बढ़ते अंतर को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता। आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूँ, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम को लागू करने वाले 160 जिलों में लिंग अनुपात की अच्छी प्रगति और सुधार को देखते हुए श्री मोदी ने वर्ष 2018 में देश के सभी 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या शिशु संरक्षण से बालक बालिका जन्म अनुपात में संतुलन लाना है। इस योजना के शुभारंभ के बाद बालिका लिंगानुपात में सुधार हुआ है और यह साल 2014-15 के राष्ट्रीय अनुपात 918 से बढ़कर 2019-20 में यह 934 हो गया है। इसके अलावा सकल नामांकन अनुपात भी 78% से बढ़कर 81% से अधिक हो गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता जिला स्तर पर दी जाती है। यह योजना बाल लिंगानुपात में कमी को दूर करने और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए चलाया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। छत्तीसगढ़ में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि वाहनों पर निगरानी रखने के लिए ट्रैकिंग उपकरण और कमांड सेंटर भी लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
वाहनों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीब 15.5 करोड़ रुपए आएगी। इसका 60% केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए निर्भया फंड से छत्तीसगढ़ को करीब 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जीपीएस और पैनिक सिस्टम से 3 तरह के यात्री वाहनों, 2 पहिया, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में यह दोनों सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। वाहनों में लगा जीपीएस यदि बंद होता है तो इसकी सूचना भी कमांड सेंटर को मिलेगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। उत्तर प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस का ये चौथा संस्करण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाने के बाद ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक चलेगा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजधानी लखनऊ के शिल्प ग्राम में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। राजधानी के अलावा स्थापना दिवस कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित किए जा रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए सभी कार्यक्रम निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में इस अवसर पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसकी थीम है एक जनपद एक उत्पाद। यह प्रदर्शनी 10 फरवरी तक चलेगी। इस साल का उत्तर प्रदेश दिवस का थीम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा और किसान, सबका विकास, सबका सम्मान। स्थापना दिवस के दौरान राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य मतदाताओं, विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश भर के मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी और चुनाव प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव 21 फरवरी को होंगे, जबकि नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों के चुनाव 28 फरवरी को कराए जाएंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने कल इसकी घोषणा की। चुनावों की घोषणा के साथ ही सभी चुनाव क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त संजय प्रसाद ने बताया कि अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, राजकोट, बड़ोदरा और सूरत नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान 21 फरवरी को होगा। इन चुनावों की अधिसूचना 1 फरवरी को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 फरवरी होगी। आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत चुनाव का पहला चरण 5 फरवरी को होगा। 27 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पहले चरण में राज्य के 11 जिलों के 146 राजस्व मंडलों में पंचायत चुनाव होंगे। इस बीच राज्य सरकार ने चुनाव की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है। उसकी दलील है कि चुनाव से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम बाधित हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त संचालन समिति की 19वीं बैठक कल ढाका में हुई। बैठक में रामपाल में बन रही 1320 मेगावाट की मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना की स्थिति पर चर्चा हुई। भारत और बांग्लादेश के विभिन्न अंतर संपर्क माध्यमों के बीच विद्युत व्यापार पर भी विस्तृत चर्चा हुई। भारत और बांग्लादेश ने बिजली क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और इसकी समीक्षा के लिए संयुक्त संचालन समिति और संयुक्त कार्य समूह गठित कर रखा है। इसकी पिछली बैठक पिछले वर्ष मार्च में भारत में उदयपुर में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने अपने कर्मचारियों को पाकिस्तानी एयरलाइंस से यात्रा न करने की सलाह दी है। पाकिस्तान में संदिग्ध लाइसेंस के आधार पर विमान उड़ाने वाले पायलटों की खबर सामने आने के महीनों बाद संयुक्त राष्ट्र ने ये फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन सहित कई अन्य एजेंसियों को ये सलाह जारी की है।
संयुक्त राष्ट्र की इस सलाह के बाद पाकिस्तान में कार्यरत इसके कर्मचारी पाकिस्तानी एयरलाइंस से पाकिस्तान के भीतर या बाहर यात्रा नहीं कर पाएंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस PIA पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया था। चीन ने अपना तटरक्षक कानून पारित किया है, जिसमें पहली बार साफ तौर पर विदेशी जहाजों पर गोलीबारी की अनुमति दी गई है। इस कदम से उसका पड़ोसी देशों के साथ विवादित जल क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। सरकारी मीडिया की खबरों के अनुसार चीन की सेना द्वारा वहां के समुद्री विभाग का नियंत्रण 2018 में अपने हाथों में लेने के 2 साल बाद ये कानून लाया गया है। चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ और दक्षिण चीन सागर में कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री संप्रभुता को लेकर विवाद चल रहा है। अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान 10 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहने की संभावना है। यहां तापमान 23 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आज सुबह आसमान साफ रहा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 1 डिग्री रहने की संभावना है। गिलगित में बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में तापमान 3 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से अरुण होरा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। नईम, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है। सिद्धार्थ, अगर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में संबोधन को सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला लिखता है, LAC से LOC तक सशक्त भारत का अवतार देख रही पूरी दुनिया। दैनिक जागरण ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, PM बोले, जहां से भी संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश हुई, दिया गया जवाब। वीर अर्जुन के शब्द हैं, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जन जन जुड़ा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, भारत का शक्तिशाली अवतार। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की हीरक जयंती के आखिरी 75 सप्ताह की उल्टी गिनती के फरवरी से शुरू होने को दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 2022 तक प्रति व्यक्ति GDP 57% बढ़ाने की सरकारी तैयारी। अमृत महोत्सव से देश के 75 करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना। 11 प्रमुख क्षेत्रों की थीम पर होंगे कार्यक्रम। आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता होने को जनसत्ता ने सुर्खी दी है। वार्ता में लिखित समझौते पर जोर देगा भारत। भारत का जोर अप्रैल की स्थिति बहाल करने पर। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान और अनेक देशों को टीके भेंट करने पर राष्ट्रीय सहारा ने इसे अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, निःशुल्क टीके देने पर भारत का बजा दुनिया में डंका। अमेरिका ने की सराहना, सच्चा मित्र बताया। जनसत्ता लिखता है, कोरोना से लड़ाई में सहयोग पर मोदी को शुक्रिया कहा WHO ने। कल राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की खबर हरिभूमि सहित कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की है। अमर उजाला ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, संस्कृति, सभ्यता और शौर्य की दिखी झलक। जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना पर राजस्थान पत्रिका ने अपनी सुर्खी दी है, कश्मीर चिल्लई कलां का जोर, मैदानों में बढ़ेगी ठिठुरन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को शामिल किया। भारत और चीन के बीच वरिष्ठ सैन्य स्तर की 9वें दौर की बातचीत आज वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मोल्डो में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख की झांकी शामिल होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड के विरुद्ध संघर्ष में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।
51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज गोवा में समापन और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।